हेलो एवरीवन। आज 17 दिसंबर है और आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सी राजगोपालचारी। ये फ्रीडम फाइटर भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और इंडिपेंडेंट थिंकर भी थे। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी है, गवर्नेंस और पार्टी पॉलिटिक्स में भी है। इसीलिए यूपीएससी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर इनका हम बैकग्राउंड देखें तो इन्हें जो इनका जन्म हुआ था वो 10 दिसंबर 1878 में हुआ था। कहाँ पे? थोरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था इनका जन्म। प्रोफेशन से ये एक लॉयर थे, लेकिन गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बन गए ये। कब बने? 1919 में बने। और राजा जी को गांधी जी का ट्रस्टेड एसोसिएट माना जाता था। इनका निक नेम था राजा जी। तो अब फ्रीडम स्ट्रगल में इनका क्या रोल था? तो फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वाइकॉम सत्याग्रह जो कि सोशल इक्वेलिटी से रिलेटेड था, टेम्पल एंट्री से, और एंटी रॉलेट प्रोटेस्ट में बहुत सारे इन सारी चीजों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है वेदारण्यम सॉल्ट सत्याग्रह। तो वेदारण्यम सॉल्ट सत्याग्रह, मैं इसको यहाँ पे नोट कर देता हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है। वेदारण्यम सॉल्ट सत्याग्रह ये हुआ था 1930 में, ठीक है। तो वेदारण्यम सॉल्ट सत्याग्रह में ये डांडी मार्च का साउथ इंडिया का वर्जन था, ये जिसका लीडरशिप राजा जी ने किया हुआ था। जब डांडी मार्च हुआ था तो उस टाइम पे साउथ इंडिया में एक वेदारण्यम सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था 1930 में, जिसकी लीडरशिप किसने की थी? सी राजगोपालचारी ने। तो ये तमिलनाडु में हुआ था, जैसे कि ये भी तमिलनाडु से थे तो ये सॉल्ट सत्याग्रह भी तमिलनाडु में ही हुआ था। राजा जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी मेंबरशिप इन्हें मिली हुई थी, मद्रास प्रेसिडेंसी से ये वहाँ के मेंबर इलेक्ट हुए थे। और इंडिपेंडेंस के बाद ये इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे और चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट भी ये बने थे। गवर्नेंस में राजा जी का फोकस किस चीज पे था? ये सिंप्लिसिटी पे, फिजिकल डिसिप्लिन पे और मॉरल पॉलिटिक्स पे फोकस करना चाहते थे। इसीलिए फिर 1959 में राजा जी ने इसीलिए स्वतंत्रता पार्टी नाम की एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। इसका एम था एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल का विरोध करना, फ्री मार्केट और इंडिविजुअल फ्रीडम का सपोर्ट करना। जैसे कि नेहरूवियन सोशलिज्म में मतलब नेहरूवियन सोशलिज्म में स्टेट कंट्रोल बहुत ज्यादा होता था मार्केट पे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी जो क्या करता था, प्रो मार्केट और एंटी कांग्रेस स्टैंड रखता था। तो ये था इनका, ये जो कि नेहरूवियन सोशलिज्म को अपोज करते थे। ये राजा जी को याद किया जाता है इनकी इंटीग्रिटी के लिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए और एथिकल पॉलिटिक्स के लिए। इन्हें भारत रत्न मिला था 1954 में। और राजा जी प्रूव करते हैं कि एक लीडर प्रिंसिपल्स के साथ पावर भी हैंडल कर सकता है। तो ये था कुछ सी राजगोपालचारी जी के बारे में। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 20th यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमिटी सेशन। ये सेशन हुआ था जिसमें दिवाली को इंडिया का 16th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट बता दिया गया। और इसमें 24 स्टेट पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था जो कि 4 साल के टर्म के लिए होते हैं। इंडिया इस बार मेंबर था और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में ही हुआ था। तो एक बार एक ग्लिम्स दे देता हूँ मैं, जो कि हमारी 16th ये टोटल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उनके बारे में। तो पहला रामलीला है, नॉर्थ इंडिया से जो कि है। फिर कुतियट्टम है जो कि केरला से बिलोंग करता है। वैदिक चैंटिंग है जो कि इंडिया में है। और फिर मुदियट्टू है, ये भी केरला से है। फिर छाऊ डांस बहुत सारे स्टेट से बिलोंग करता है, सेंट्रल इंडिया के, जैसे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। फिर कालबेलिया है, ये राजस्थान का है, ठीक है। और फिर लद्दाख बुद्धिस्ट चैंटिंग है, संकीर्तन है मणिपुर का। फिर थथेरा क्राफ्ट है, किसका? पंजाब का है। योगा है, नवरोज है, नवरोज एक पारसी फेस्टिवल है। फिर कुंभ मेला है, ये नॉर्थ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। कुंभ मेला इंडिया में 4 जगहों पे लगता है। अगर आपको पता है ये 4 जगह कौन सी है जहां जहां पे कुंभ मेला लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं इस चीज को। फिर दुर्गा पूजा जो कि कोलकाता में बहुत ज्यादा फेमस है। फिर गरबा जो कि गुजरात में है। और अब क्या आ गया है इनके साथ दिवाली भी ऐड हो गया है इस चीज में। तो इंडिया में टोटल 16 यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स अब हो गए हैं हमारे यहाँ पे, जिसका लेटेस्ट एडिशन क्या है? दिवाली है। फिर अब अगली चीज क्या है? मखाना। मखाना को एक सुपर फूड कहते हैं। अब मखाना को सुपर फूड क्यों कहते हैं उससे पहले हम जान लेते हैं कि मखाना है क्या।
तो ये इसको इंग्लिश में फॉक्सनट कहते हैं। ये एक एक्वेटिक प्लांट है जो कि फ्रेश वाटर में होता है। कहाँ पे? साउथ और ईस्ट एशिया में ये होता है। फिर अब ये इसको होने के लिए स्टैग्नेंट वाटर चाहिए जिसकी गहराई 4 से 6 फीट की हो, और इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पसंद है क्योंकि इसे ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी इसे चाहिए होती है इस क्रॉप की अच्छी पैदावार के लिए। 20 से 35 डिग्री तक का टेम्परेचर इसके लिए ऑप्टिमम होता है। और इंडिया में बिहार जो होता है, वो बिहार इंडिया का 90% ऑफ इंडिया का टोटल मखाना का प्रोड्यूस करता है बिहार। लेकिन जो इसका एक्सपोर्टर है सबसे बड़ा, वो पंजाब है। फिर बिहार है लेकिन पंजाब कैसे आ जाता है? जब प्रोड्यूस सबसे ज्यादा बिहार में हो रहा है तो एक्सपोर्ट पंजाब कैसे कर रहा है? क्यों? क्योंकि बिहार में जो इंडस्ट्रीज हैं इसकी प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, फिर इसको कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में बनाने के लिए, वो सारी चीजें बिहार में है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर लैक है बिहार में। इसलिए पंजाब इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पंजाब हो गया, असम हो गया, ये इसके बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो बिहार इस चीज में पीछे छूट जाता है। फिर जो मिथिला मखाना है, मिथिला एक जगह का नाम है बिहार में, और मिथिला मखाना है उसको जीआई टैग मिला हुआ है 2022 में। ये मखाना सुपर फूड क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन बहुत सारे होते हैं और फैट बहुत कम होता है, इसीलिए इसे सुपर फूड कहते हैं। इसको होने के लिए हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, मैं बता चुका हूँ आपको। फिर जो नेशनल मखाना बोर्ड है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बिहार में, और इसको सेटअप किया गया था 2025 में। तो ये था कुछ मखाना से रिलेटेड। और फिर जो अगला टॉपिक है वो हमारा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। ठीक। तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो, तो पहले देखते हैं कि ये एक स्टेटूटरी बॉडी है, ठीक है। इसको बनाया कैसे गया था? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर बनाया गया था। इसका मेन काम है कि आरटीआई एक्ट का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना, सिटीजन्स के आरटीआई रिलेटेड कंप्लेंट्स एंड अपील्स को सुनना, ये इसका मेन काम है। तो मेन चीज क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि एक स्टेटूटरी बॉडी है। यूपीएससी ने 2023 के पेपर में पूछ लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में कि कौन सी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सी नहीं है। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सी स्टेटूटरी है। फिर अब इसके कॉम्पोजिशन, इसमें होता कौन कौन है, ठीक है। तो इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। सभी कमिश्नर्स फुल टाइम मेंबर होते हैं। फिर अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है इनका? तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। रिकमेंडेशंस पर एक कमिटी, मतलब एक कमिटी होती है जो कि इसे रिकमेंड करती है। अब जो कमिटी है उसका मेंबर कौन कौन है? तो उस कमिटी के मेंबर में प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि उसके चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन होते हैं, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। तो ये 3 लोग होते हैं उस कमिटी में जो कि रिकमेंड करती है किसे? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, सॉरी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। फिर अब अगर यूपीएससी कभी ऐसा पूछ ले कि इन्हें डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है या पीएम अपॉइंट करता है, मतलब डायरेक्ट बोल दे, तो पीएम नहीं होगा, वहां पे प्रेसिडेंट होगा। पीएम क्या करता है? सिर्फ उस कमिटी का पार्ट है जो कि रिकमेंडेशन देती है। अपॉइंट डायरेक्टली हमेशा प्रेसिडेंट ही करते हैं। फिर जो अगली चीज है कि इनका टेन्योर, तो इनका जो टेन्योर है वो है 65 ईयर्स की एज या 5 ईयर्स। इसमें से जो भी पहले हो वो इनका, मतलब उस पर रिटायर हो जाएंगे ये। रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है, और सैलरी मिलती है इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। ये रही ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक। अब जो आगे है वो क्या है कि इनकी पावर्स और फंक्शन के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो पावर और फंक्शन में क्या है कि आरटीआई अपील्स और कंप्लेंट्स को इंक्वायर करते हैं ये, पब्लिक अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का ऑर्डर देते हैं, पेनल्टी इम्पोज करते हैं, और एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये थी कुछ इनकी पावर से रिलेटेड चीजें। फिर अब इनके जुरिस्डिक्शन में क्या आता है? इनके जुरिस्डिक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज के केसेस आते हैं, और स्टेट लेवल पर ये रोल होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का। ठीक, तो ये था इनके जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, और ये था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड। फिर अगर जो अगली टॉपिक है अब हम हमारी, वो है नाइट्रोफ्यूरैन। नाइट्रोफ्यूरैन क्या है? तो
अगर आप एग्स, मीट या फिश कंज्यूम करते हैं तो ये टॉपिक फूड सेफ्टी के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली FSSAI फसाई ने एग्स में नाइट्रोफ्यूरैन रेसिड्यू की टेस्टिंग के ऑर्डर्स दिए हैं और इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नाइट्रोफ्यूरैन एक ग्रुप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। जैसे कि नाइट्रोफ्यूराजोन, फ्यूराल्टोडोन, मतलब ये काफी टेक्निकल टर्म्स है इसलिए मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ शायद इन्हें अच्छे से। पर इस टाइप की जो चीजें होती है इनका यूज ट्रेडिशनली वेटरनरी मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। और इनका पर्पस क्या है? नाइट्रोफ्यूरेंस का इस्तेमाल होता है एनिमल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने का। पोल्ट्री, एक्वाकल्चर और लाइवस्टॉक सेक्टर में भी इस्तेमाल होता है। कभी कभी ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है इनका, जो कि एक इलीगल यूज है इनका। मतलब ये लीगली इनका यूज नहीं है, इलीगल यूज है। फिर अब रीजन क्या है कि मतलब इन्हें बैन क्यों किया गया है? तो ये जीनोटॉक्सिक होते हैं। जीनोटॉक्सिक का क्या मतलब है कि ये डैमेज कर देते हैं किसको? DNA को। म्यूटाजेनिक होते हैं मतलब जेनेटिक म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। और कैर्सिनोजेनिक भी होते हैं। कैर्सिनोजेनिक का मतलब क्या है कि ये कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके रेसिड्यू कुकिंग के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। मान लीजिए अंडे में है, ये अंडा किसी ने बॉईल करके खाया, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब उसमें से ये हट गए हैं, अभी भी ये उसमें हैं और अभी भी वो टॉक्सिक हैं। इसे रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट करती है इसे फसाई। और फसाई फूड सैंपल टेस्ट करती है, रेसिड्यू लिमिट्स मॉनिटर करती है, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। ये काम है किसका? ये काम है फसाई का। तो ये था कुछ चीजें इससे रिलेटेड नाइट्रोफ्यूरेन से। बाकी अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, ये उसका लिंक है। डेली 2 पेजर PDF भी जाती है और मंथली कंपाइलेशन भी जाता है। तो बाकी अगर अब आज के टॉपिक में तो आज के दिन में इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।